गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स प्लेजर टू हैव श्रीजिता, आवर ओन स्टूडेंट, DICS की हमारी स्टूडेंट है, जो आज 1-to-1 काइंड ऑफ एक इंट्रैक्शन सेशन उनके साथ करने वाले हैं। इस साल की जो GPSC क्लास 1-2 की जो एग्जामिनेशन हुई, उनके अंदर उनका 33 रैंक आया है और अभी कहीं ना कहीं अब श्रीजिता पटेल से अब वो DYSP श्रीजिता पटेल बन चुकी है कहीं ना कहीं। तो पहले भी उन्होंने DYSO की एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है गुजरात गवर्नमेंट की जो कहते हैं, अब GPSC क्लास 1-2 की एग्ज़ाम क्रैक की है, DYSP बन गई हैं अब, ठीक है। तो श्रीजिता वेलकम, कैसी फीलिंग हो रही है अभी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब टोटली लाइफ चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है रातों रात चेंज हो गई सब कुछ। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, DICS को, कि ये सब हेल्प करने के लिए। यू आर वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ माई प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब आपको लाइक ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो गया, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन आपसे कि भाई क्या गुरु मंत्र है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का? लगे रहो, उसमें कंटिन्यू रहो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कितना भी हार्ड लग रहा हो, उसमें सिर्फ लगे रहो। आज नहीं तो कल अगर फेलियर भी आएगा तो कल सक्सेस मिलेगी, इस यकीन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं पेशेंस रखना ज़रूरी है। श्रीजिता का कहना ये है भाई पेशेंस रखो तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। आप क्रेडिट किसे देना चाहोगे, फैमिली को, किसको क्रेडिट देना चाहोगे इस सक्सेस के पीछे? सब लाइफ में कोई भी इंसान आपको मिलता है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाता है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करता है। तो चाहे जितने भी लोग आपसे इंटरेक्शन कर रहे हो, वो सब लोग आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ बुरा सिखा रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प करता है, कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प करता है। तो आप सबको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाह रहे हो, एक डिप्लोमेटिक वे में, जो आज UPSC ब्यूरोक्रेट आंसर देता है वैसे आप आंसर दे रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में भी आंसर नहीं मिल रहा है अभी। तो आपका कहना है क्रेडिट सबको जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अब आते हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेके, जो कहते हैं इस एग्जामिनेशन को लेके, GPSC क्लास 1-2 को लेके जो काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो UPSC की है या GPSC क्लास 1-2 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है जो उनको ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कौन से एरियाज नेगलेक्ट करने चाहिए, कौन से एरियाज के ऊपर स्ट्रॉन्ग ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? इस प्रिपरेशन में मेरे हिसाब से हर इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। कौन क्या करता है ये हम उसका मैटर ही नहीं। आपको कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, स्ट्रॉन्ग है उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वीक है उसको कितना एवरेज तक ला सकते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस कि मेरा अगर पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उस पर और ज़्यादा काम करूँगी, उसमें हाईएस्ट लेना ट्राई करूँगी। पर अगर मेरा कोई और सब्जेक्ट वीक है तो मैं उसको भी एवरेज तक एटलीस्ट ले आऊँ तो मेरे लिस्ट में नाम आए। उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यू स्टूडेंट्स और स्पेशली उसको ये कि आप कितना भी हो ये सोच के चलो कि ऐसा मत सोचो कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए, ना भी हो, और अगर हो अपना ऐसे बेस्ट दो कि 100% होना ही चाहिए। पर अगर नहीं भी हुआ तो ऐसे ये मत सोच के बैठो कि 1 साल करूँ बाद में कुछ और कर लूँगा। प्लान बी इसमें रखना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो प्लान भी नहीं होना चाहिए। तो एक ये क्लियर कट मैसेज है सक्सेसफुल कैंडिडेट का कि भाई अगर लगे रहे हो इस फील्ड में, अगर आपके पास दूसरा कोई प्रेशर नहीं है सोसाइटी का या फाइनेंशियल प्रेशर, तो इस एग्ज़ाम में लगे रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। ऑलमोस्ट आप भी 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे इसके फील्ड के अंदर, तो जो भी वेटरन्स हैं, ठीक है, जो 4-5 साल से लगे हुए हैं, डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि भाई कभी कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलने आते हैं। कल ही एक स्टूडेंट मुझे मिलने आई थी कि सर इतने साल से लगी हुई अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने वही मैसेज दिया था और आप ही का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई लगे रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो जो 4-5 साल से 2-3 साल से लगे हुए हैं, मेरा मानना है कि जस्ट स्टिक ऑन, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन लगे रहो, पेशेंस रखो, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। राइट श्रीजा? बिल्कुल। अब आते हैं जो कहते हैं नॉर्मली, अब ये GPSC क्लास 1-2 जो कहते हैं कहीं ना कहीं पूरा UPSC की पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। अब कहते हैं ना UPSC की पैटर्न पे, जो पिछले काफ़ी टाइम से इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे UPSC एस्पिरेंट जो है नहीं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो GPSC की भी एग्जाम्स अपेयर होते हैं और क्रैक भी कर रहे हैं। उसमें आप सबसे एक लाइव एग्जाम्पल हो, कर रहे थे UPSC की तैयारी और साथ में आपने GPSC क्लास 1-2 की एग्जाम भी क्रैक की। आपने एक बार पहले इंटरव्यू भी दे रखा है इस चीज़ का, राइट? Yes, sir. तो अभी आपने इस बार क्रैक किया, 33 रैंक आया। तो इंग्लिश मीडियम जो कहते हैं या फिर UPSC एस्पिरेंट जो कहते हैं, इसकी जो तैयारी करता है, तो उनको क्या एज मिलता है GPSC के अंदर? सर बिकॉज उसका सिलेबस UPSC का और GPSC का ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ी सी चीज़ें गुजरात की इसमें एडिशन है, अदरवाइज सारे सिलेबस सेम है।
तो फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ के सिलेबस हो चुका होता है। अगर तुम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है कोई कैंडिडेट, तो उसका ऑलरेडी जीपीएससी का आधा सिलेबस हो चुका है। अब सिर्फ गुजरात का एडिशन करना है तो वो उसका एज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस सेम रहेगा। इसमें सिर्फ लैंग्वेज पेपर एडिशन है, उसमें मार्क्स अपने को फेच करने हैं। वो देखना है कि जीपीएससी में अगर यूपीएससी से अलग करना है तो सिर्फ लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि तुम्हारा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो सके। लैंग्वेज से आते हैं, काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मुझे मिलते हैं कि सर जीपीएससी में तो गुजराती आता होगा, गुजराती लैंग्वेज कैसे तैयार करें। तो ये मिथ जो कहते हैं उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करो, क्या है ये गुजराती लैंग्वेज के बारे में, इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कैसा टैकल करना चाहिए। गुजराती मेरा खुद का बहुत वीक है, तो व्हाट आई डू कि मुझे जितना पता है कि एवरेज तक पहुंच जाऊँ, मेरे को इतना कि मैं इतना तो नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगी कि उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाऊँ, बट एटलीस्ट ये ट्राई करूंगी कि मैं एवरेज तक पहुंचूँ। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो इजी ग्रामर होता है पहले वो खत्म करते हैं। जो इजी ग्रामर है, फॉर एग्जांपल ये रूढ़ि प्रयोग और वो सब नहीं कर पाएंगे, पर अपने वो छंद वो सब है वो कैलकुलेशन से होता है तो वो कर सकते हैं। और बाद में अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो कि मेरा कौन सा सब पूरा एक पेपर लिखो, देन रियलाइज कि कौन से में ज़्यादा अच्छा लिख रहे हो तो उसमें ज़्यादा मार्क्स फेच करने की कोशिश करो, और जिसमें नहीं हो रहा है तो उसमें सिर्फ ऐसा कि थोड़ा सा टचअप दो, बाकी जिस पे हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो, तो एवरेज मार्क्स तुम्हारे बन जाए। यानी गुजराती लैंग्वेज मैनेजेबल है, यानी काइंड ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम से जिनके काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो लाइव एग्जांपल इन्होंने भी इंग्लिश मीडियम में दिया है। गुजराती लैंग्वेज काफ़ी मैनेजेबल है। जैसे आई थिंक जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गुजराती टफ पड़ता होगा, वैसे गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टफ पड़ता होगा थोड़ा सा। यस सर, राइट। कि इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसा कि गुजराती, पर गुजराती मीडियम वालों को ये बहुत ऐसा स्पेसिफिकली जो गुजराती है उनको बहुत फियर है कि इंग्लिश कैसे निकलेगा, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते। इस बार सबने डिसेंट स्कोर किया है इंग्लिश में, इस बार इंग्लिश में दिए भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसा फियर रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश में भी सेम अप्लाई करो कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगा तो मैं उसके ग्रामर पे फोकस करूंगी। और इसमें है कि इंग्लिश सीखना जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करो। सोचो कि यू आर अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और फिर से टेंस देखो, सब बचपन की तरह हर चीज़ करनी पड़ेगी। उसमें ये सोच के नहीं बैठ सकती कि मेरे को आता है और मैं कर लूँगा, थोड़ा सा मैं तो पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर अलग चीज़ होती है, ग्रामर में तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यानी योर बेस एंड फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं स्क्रेच जो कहते हैं वो अभी भी रूट्स आपको नहीं छोड़ना है, मेरा मानना है चीज़ों को। बढ़ते हैं श्रीता आगे। इस एग्जामिनेशन की अंदर कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट यू फील, कोचिंग क्या रोल प्ले कर सकती है? कोचिंग एक वे दिखा सकती है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अकेले अगर कहीं जाते हैं अपने, तो आई बिलीव कि गुरु का रोल हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है। हमारे इनफैक्ट कल्चर में कहा जाता है कि गुरु सबसे ज़्यादा तुमको राह दिखाता है। तो ये कोचिंग क्या करते हैं, आपको ये सिखाते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कि सब आपको बातें करते हुए सीखते हुए आप एक ग्रुप मिलता है, तो आपको रियलाइज़ होने लगता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन मिलता है, डाउट्स क्लियर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग भी एक बार ले लिया जाए। कोचिंग ले लिया जाए। मैं अपनी खुद की, हमारे इंस्टीट्यूट की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, ठीक है, यानी सेल्फ ऑब्वियस होने की एक है नहीं वैसे प्रैक्टिस, बट DICS का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के अंदर? मेरा तो ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट ही किया था, तो स्टार्टिंग की जर्नी है ना बहुत अच्छे से याद रहती है कि कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या एम लेकर से स्टार्ट किया था। सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, स्पेशली आप, फिर सर, उन सब ने बहुत ऐसा है कि तुमको जो भी डाउट है इतनी शांति से क्लियर करते हैं ये लोग कि 10 बार अगर तुमको सवाल पूछा जाए फिर भी वो एक ही उसी टोन में आंसर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही डाउट भले तुमको 10 बार पूछा जाए। और ये चीज़ DICS में मैंने बहुत अच्छे से महसूस की है कि आपको कोई भी ऐसे घर के लोग हैं ना वैसे ही ट्रीटमेंट मिलती है आपको, कि ऐसे स्टूडेंट की सिर्फ कमर्शियल कोचिंग है उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक तरीके से हमारे लिए खुशी की बात है ये चीज़ सुन के। अब आते हैं एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है इस एग्जामिनेशन को लेके। एस्पिरेंट्स जो तैयारियां कर रहे हैं GPSC क्लास 1-2 की या UPSC की, उन लोगों को मैं एक फेज़ वाइज में हम जाएंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स के अंदर उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा एस्पेक्ट को इग्नोर करना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है सीधा, जहाँ पे कुछ एरिनास ज़्यादा पढ़ना है, क्या ज़्यादा नहीं पढ़ना है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में कौन से एरिनास पे आपके हिसाब से फोकस करना चाहिए, एस्पिरेंट्स कैसे क्रैक कर सकता है प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आप पहले ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर सपोज मेरा ऐसा है कि पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, बट वो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि पॉलिटी में से आपका कुछ छूटेगा ही छूटेगा, तो दूसरा और सब्जेक्ट उस पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं उस पर ही फोकस करती हूँ कि मैथ्स में मेरे को जितना हो सके
उतना ख़त्म करूँगी। और बुक्स बेसिक क्लियर रखो, ज़्यादा बुक्स मत रखो, कम बुक्स रखोगे उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे उसको। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ही करो प्रीलिम्स में। और करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे ना तो आपका पूरा पेपर 2 उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अगर पेपर 2 में भी एवरेज मार्क्स लाने हैं कि तुम लिस्ट में नाम आ जाए मेंस की, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पे फोकस किया जाए। क्या आपका मन है प्रीलिम्स के अंदर जो कहते हैं नॉर्मली आपका इनका एक आइडिया, इनका जो आंसर था कि भाई लिमिटेड बुक्स पढ़ो जो कहते हैं, बट उसको बार बार रिवाइज करो, तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है। बिकॉज नॉर्मली क्या है, स्टूडेंट्स के पास 4-5 किताब होती है एक सेम सब्जेक्ट। इससे अच्छा मेरा मानना है एक ही सब्जेक्ट में एक किताब उसको 4-5 बार पढ़ा जाए, राइट? दैट शुड बी द गुरु मंत्र। और टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सॉल्विंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है प्रीलिम्स को क्रैक करने में? और पहले आपको ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको कितने आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जीपीएससी में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि ई फिलअप करना होता है, तो कई बार लोगों को ये नहीं पता। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कैसे करना होता है, कैसे एग्जाम देनी होती है, किस फियर में आप, तो वो माहौल मिलता है आपको टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज भी कहीं ना कहीं लगानी चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, ताकि आपको आइडिया है कि आप जो कहते हैं ना एक काइंड ऑफ एक फाइनल मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच जो खेल रहे हो वो एक टेस्ट सीरीज रोल प्ले करेगा, ठीक है, मेरा मानना है। और एक बेसिक जो कहते हैं प्रीलिम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स जो कहते हैं, पर ये जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, गुजरात का कल्चर, उसमें जैसे ये गुजरात का पार्ट है उसको कैसे कवर किया जाए, जैसे गुजरात का कल्चर हो गया, गुजरात की हिस्ट्री हो गई, या गुजरात का ज्योग्राफी हो गया, वो उसको कैसे कवर किया जाए। नॉर्मली एज ए यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है या जो इंग्लिश मीडियम वाला है, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई गुजरात के कल्चर को या गुजरात की हिस्ट्री हो गई या गुजरात की ज्योग्राफी हो गई, उसको कैसे कवर किया जाए नॉर्मली। सर बाकी सब तो मैं इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि गुजरात का मुझे ऐसा लगता है मेरा वो पोर्शन वीक है, तो मैं उसको सिर्फ एवरेज तक पहुँचाने का ट्राई करती हूँ कि ताकि मैं मार्क्स डिसेंट मार्क ला सकूँ, उसको मैं हाईएस्ट है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसमें कल्चर में एक पर्टिकुलर बुक आती है युवा की, तो मैं उसमें उतना पढ़ो। गुजरात हिस्ट्री थोड़ा सा देख लो कि आइडिया क्या है। तो वो मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, इसमें ग्रुप बहुत काम आता है कि उनकी गुजराती की नोट्स तैयार होती थी, वो मेरे को पढ़ा देते थे। मैं यूपीएससी ओरिएंटेड मेरी नोट्स तैयार होती थी, मैं उनको पढ़ा देती थी। तो वो मैं फ्रेंड्स की नोट से कर लेते हम लोग एक्सचेंज करके। दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स और ग्रुप की बात से मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई ग्रुप कितना मायने रखता है या एनवायरनमेंट कितना मायने रखता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर? इसमें ग्रुप डिपेंड करता है, ग्रुप आपको लिस्ट में ला भी सकता है और हटा भी सकता है। तो फ्रेंड्स हमेशा दोनों वाली चीज़ हो गई। हाँ, तो फ्रेंड्स हमेशा ऐसे रखो कि जो आपके लेवल के हो, कि आपको लगे कि वो भी इतने ही सीरियस है जितने आप सीरियस हो। मेरे भी फ्रेंड्स में बहुत सारे लिस्ट में आए, क्योंकि हम सब साथ में प्रिपेयर करते थे, तो मेरा कंटेंट उनको मिल जाता था, उनका कंटेंट, तो उतनी अपनी मेहनत कम होती है। जितने ग्रुप लोग होंगे, मैं एक सब्जेक्ट खत्म करूँगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, कोई और किसी और का कुछ और स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे फ्रेंड्स का गुजरात बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था कि उनका ज्योग्राफी, कल्चर, वो सब, तो वो लोग मेरे को पढ़ा देते थे कि ये कल्चर है। तो ग्रुप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अच्छे ग्रुप मिले, और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि 3 से ज़्यादा 4 लोग हो। 5वां इंसान आएगा तो फिर वो ग्रुप नहीं रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि मस्ती करने चाय पे चर्चा हो जाएगा। तो आई थिंक ग्रुप एनवायरनमेंट भी काफ़ी मायने रखता है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मूथ करता है। तो कहते हैं आपके जो कहते हैं अप्स एंड डाउन्स में थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं, मेरा मानना राइट है उस चीज़ को लेके। अपना डिस्कशन चल रहा था प्रीलिम्स को लेके, प्रीलिम्स में आपने बताया, अब मेंस जो कहते हैं जहाँ पे आपका ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट जहाँ लिखना रहता है, तो मेंस को लेके, और मेंस इज एक्चुअली आई थिंक द मेन स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। कोई भी चाहे यूपीएससी हो चाहे जीपीएससी हो, वेदर यू आर इनटू इन और आउट, वेदर यू आर इनटू आईएएस और डीसी, वेदर यू आर इनटू आईपीएस और डीवाईएसपी, डिपेंड्स ऑन द मेंस पार्ट, राइट? तो मेंस एग्जामिनेशन को लेके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो तैयारी के दरमियान ध्यान रखने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मेंस ही अपने हाथ में। मेंस पे जितना हो सके उतना वर्क करो कि वो आपको लिस्ट में नाम दिला ही दे, और हो सकता है इंटर में आपको कम मिले, तो भी अपना ऐसा होना चाहिए कि मेंस के दम पे तुम्हारी लिस्ट में अच्छे रैंक पे नाम आए। मेरे सारे मेंस अभी तक जितने दिए, मैं इतना समझ गई कि मेंस में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, आप उसको फॉलो करो कि इंट्रोडक्शन बनाओ, घर से तैयार होना चाहिए कि अच्छा मैं इंट्रोडक्शन, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की कि इंट्रोडक्शन हो, फिर तुम्हारा वो अंदर इंग्रेन हो जाए कि पहले मैं जाके इंट्रोडक्शन लिखूंगी, फिर ये बॉडी आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। घर से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि अच्छा ये स्ट्रक्चर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अननोन क्वेश्चन हो, पता नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फिर भी वही स्ट्रक्चर आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आया, बॉडी आया, फिर कंक्लूजन आना चाहिए। तो और मेंस में पर्टिकुलर सोर्सेस फिक्स रखो कि यही इसी सोर्स में से पढ़ूंगा, और करंट अफेयर्स में उसमें ऐड करूंगी। खुद की नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। नोट्स मेकिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट कि अपनी नोट्स हो चाहे अपने दोस्त की हो, पर फिर भी उससे सीख के खुद ही नोट्स बनाओ।
ओके, दैट्स ग्रेट। यानी और मेंस के अंदर जो कहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने की थी कहीं? नहीं सर, हम लोग फ्रेंड्स में ही कर लेते थे, हर रोज 5 क्वेश्चंस लिखते। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है, व्हाट यू फील दैट इज? वो आपको ये समझाने लगता है कि क्या मिस्टेक्स है आप में। Okay. तो धीरे धीरे आप मिस्टेक्स क्लियर करने की ट्राई करते हो कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स का इतना है तो मैं इतना करूँ। और वो मैंने बोला ना कि जो इंग्रेंट हुआ ना मेरे अंदर, आज भी मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं पहले क्या करूँगी, इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी, इसके बाद में बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा। वो तुम्हारे आंसर राइटिंग से ही हो सकता है कि आप आंसर राइटिंग करते रहो करते रहो करते रहो। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपको रियलाइज होने लगा कि चेंज कितना आया है कि मेन आंसर में जो पहले दिन लिखा था और 1 महीने बाद लिखा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नोट मेकिंग करो, उस नोट को तुम लिख पाए अपने, वो पेपर जो दिया है अपने 2 पेज दिए, और नोट्स भी इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि पता चले कि इतना सारे क्या लिखूं। वो टाइम फ्रेम में लिखने में हेल्प करता है आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो मेंस के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया आपने, चीज़ें जो कहते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो आगे एस्पिरेंट्स तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए। अब जो कहते हैं इंटरव्यू के लिए, व्हाट शुड बी द गुरु मंत्र फॉर इंटरव्यू पार्ट? इंटरव्यू को कैसे, इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे फेच किए जा सकते हैं? बी योर सेल्फ, आई बिलीव बी योर सेल्फ। चाहे जैसा भी हो, एटलीस्ट आपके नेचुरल दिखाई देता है कि आप नेचुरली बात करते हो या बनाए हो। वो बहुत, मतलब जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे कई ज़्यादा तो उनका एक्सपीरियंस होता है। हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, फेक होने का ट्राई नहीं करने का, मैं अच्छा बनने का ट्राई करूंगा या फिर अच्छा बनने का ट्राई करूंगी, उससे कभी मार्क्स नहीं आएंगे। बी योर सेल्फ। नहीं आता तो बोल दो कि भाई मेरे को नहीं आता, वी आर ह्यूमंस, मिस्टेक्स ये हमारी कॉमन चीज़ है कि वी आर इम्परफेक्ट, दैट इज द परफेक्ट थिंग अबाउट अस। इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जो मन को पता चले, एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा कुछ आपको लग रहा है जो शेयर करने जैसा है अभी, ऐसा कोई? मेरे को खुद दादा सर ने पूछा था कि आपने आज इस दिन के लिए क्या प्रिपेयर किया। आई एम लाइक सर, पर्सनालिटी एक दिन में कभी मैं प्रिपेयर नहीं कर सकती कि 15 दिन में नहीं हो सकता ये चीज़। तो वो चीज़ उन्होंने, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड आंसर, अच्छी चीज़ है ये, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दिया गीता ने। तो आई थिंक ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कहते हैं पूरा इस एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स और मेंस है वो इंटरव्यू हो, अच्छे से हाईलाइट किया है इन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, और आपको आई थिंक ये सारी चीज़ कौन से बुक्स पढ़नी, क्या नहीं पढ़ना, वो तो आपको ऑलमोस्ट सब जगह से पता चल जाएगा जो कहते हैं। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर अच्छे से हाईलाइट किया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ जो कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हो जब, तो काफ़ी कुछ प्रेशर्स आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला एग्जामिनेशन का प्रेशर, जैसे आई हैव सीन अक्रॉस मेनी स्टूडेंट के दे प्रिपेयर वेरी वेल, अच्छे से तैयारी करते हैं, बट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन के अंदर वो फेल हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं यूपीएससी प्री तक क्रैक नहीं कर पाए, बट दे आर वेरी ब्राइट, जीपीएससी प्री तक क्रैक नहीं कर पाए। तो एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसा टैकल किया जाए? सर, जब मैं एग्जामिनेशन में जाती हूँ ना, आई बिलीव कुछ और सोचना ही नहीं है। आपको ये है कि अभी तक चाहे कितने भी मार्क्स आए, कैसा भी परफॉर्मेंस रहा, उस दिन आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। और वो ये नहीं सोचना है कि बेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। मोस्टली फियर ये होता है कि नहीं हुआ तो, ये हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी पॉजिटिव हमेशा रहो कि चाहे जो परफॉर्मेंस रहा हो, एग्जाम के दिन आज ये मेरा दिन है, यही सोच के सुबह उठ के खुद से यही बोलना होता है कि मैं, आज मेरा दिन है, चाहे जो क्वेश्चन पेपर आए मेरा लिस्ट में नाम होगा। सही है, मेरा लिस्ट में नाम हो, यानी एग्जाम का प्रेशर लेना नहीं है। मेरा मानना है इस एग्जामिनेशन से आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये एग्जाम नॉलेज का एग्जाम है या रादर दिस एग्जाम इज अबाउट पेशेंस, परसिवरेंस, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस? क्या कहते हो आप? सर, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब मतलब बहुत लंबा अरसा होता है वो चीज़। तो नॉलेज में तो आप किसी से कम्पीट नहीं कर सकते जो 3 साल से या 4 साल से 10 साल से प्रिपेयर कर रहा हो। व्हाट यू थिंक कि मेरे को ऐसा, खुद को ऐसा लगना चाहिए कि जब लिख रहे हो ना, आपको लगना चाहिए कि खुद ने कुछ अलग लिखा है। तो किसी और से कम्पीट करने के लिए मत लगो, खुद का अच्छा वर्जन बनाओ और खुद ही उसको मोल्ड करते रहो कि अच्छा इसमें मेरे को खुद से इंप्रूवमेंट करोगे ना आप, तब जाके। बाकी किसी और का नॉलेज कितना है, मेरा नॉलेज कम है, क्योंकि मोस्टली पीपल देखते हैं कि अच्छा इसका नॉलेज इतना है, मेरा तो कुछ नहीं है। दैट इज़ नॉट योर कंसर्न कि उसका वो कितना है, वो आपको क्या पता वो कैसे वो पेपर पे उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते। आपको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा कहाँ पे लैकिंग है, मेरे कहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं। मोस्टली जो बहुत सारे साल से प्रिपेयर करते हैं वो ये नहीं देखते कि खुद में क्या प्रॉब्लम है। सही है ये चीज़। अब जो कहते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो कहते हैं लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लेवल भी उनका अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, दे गेट डिमोटिवेटेड वेल ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो इन लोगों के लिए आपका क्या, जैसे आपने नए एस्पिरेंट्स के लिए तो मैसेज दिया, तो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल से, मैं इनको आप लोगों को ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा, श्रीदेवी खुद 4 साल से लगी हुई थी, राइट? 4-5 साल हो गए तब जाके इनको इस चीज़ का सक्सेस मिला।
बीच में एक बार जीपीएससी क्लास 1 2 का इंटरव्यू भी दिया, फिर डीवाईएसओ का एग्ज़ाम क्रैक किया और अब जाके फाइनली एक जो बड़ा वाला सक्सेस जो मिला है अब मिला है। तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि इन लोगों को कौन से एस्पेक्ट पे ध्यान रखना चाहिए, दैट इज द थिंग, जो इतने सालों से लगे हुए हैं तैयारी के लिए? फर्स्ट जो हम लोगों ने, मैंने जो 2018-19 के जीपीएससी दी थी उसमें इंटरव्यू तक आके फिर मैं फेल हुई थी, तो उस फेलियर को भी पचाना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है कि सक्सेस मिलेगा तो ये होगा, फिर तुरंत फेलियर देखते हैं, तो वो एक्सेप्ट करो कि पहले आप में गलती थी। मोस्टली पीपल डू कि जीपीएससी में ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये मार्क्स नहीं है दिए। आप ये देखो कि खुद का कहाँ पे लैकिंग है, मैं कहा, क्योंकि आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। और जीपीएससी की सबसे बेस्ट बात है कि वो हमको मेंस के पेपर देते हैं, तो आप खुद के पेपर्स मंगवाओ, खुद देखो, खुद इवेल्युएट करो कि, और ये देखने की मत करो कि इसको ज़्यादा दिए, मेरे को कम दिए, मेरे को कहाँ पे कम दिए और मेरे को क्यों कम दिए। खुद पे इवेल्युएट करना रखो, स्पेशली मेंस में। मेंस अगर आपका सुधर गया ना तो ओवरऑल इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर नहीं करेंगे। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा कर दिया आपने, तो आप खुद के मार्क्स इवेल्युएट कर पाओ कि अच्छा मेरा मेंस में इसका ये अच्छा था, टॉपर ने इस हिसाब से लिखा था, तो मैं इस हिसाब से अपना मोल्ड कर सकती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि मेंस के पेपर जो भी फेल हो रहे हैं या जो लगे हुए हैं वो अपना पेपर मंगवा के एवेल्युएट कर सकते हैं, सो दे कैन हैव एन आइडिया व्हाट इम्प्रूवमेंट दे कैन डू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। अब एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन जो कहते हैं भाई, एक एज अ फीमेल आप एग्जामिनेशन में इतने सालों से लगे हुए हैं, फैमिली का प्रेशर रहा होगा, सोसाइटी का प्रेशर रहा होगा कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे प्रिपरेशन के दरमियान, जो कहते हैं आई हैव सीन बच्चे आते मिलने अप्स एंड डाउन्स और पढ़ाई नहीं हो रही, अब क्या किया जाए। तो ये इस पूरे फेज के दरमियान जो भी 4 साल 5 साल में, तो ये इन सारी चीज़ों को टैकल कैसे किया? सर आई बिलीव इस दुनिया में आप अकेले आते हो और सब कुछ आपकी फाइट अकेले की है। भले फैमिली कभी कभी उनको भी सोसाइटी का प्रेशर होता है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ दे, क्योंकि वो भी सोसाइटी में रहते हैं, तो कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सब लोग पूछते रहते हैं कि बेटा आपकी बेटी की उम्र ये हुई, आप शादी क्यों नहीं करवा रहे हो, लड़के क्यों नहीं देख रहे हो। तो आपको अपने मम्मी पापा को समझाना पड़ेगा कि पापा ये वक्त लेता है, कि ये थोड़ा सा समय लगेगा, आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने बच्चों पे। हमेशा हर माँ बाप को भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो कि इतना किया है तो वो बच्ची या बच्चा इतना भी कर सकता है। अगर आप साथ दोगे ना, मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि मेरे को कभी कुछ नहीं बोला बचपन से। इवन ये एक चीज़ भी मैं बहुत मानती हूँ कि लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है आपको घर के काम करने हैं। तो मेरे को कभी पूछा नहीं गया है, कभी बोला नहीं गया है कि भाई घर का काम करो, घर का काम सीखो, आपको जो करना है आप करो। यही अप्रोच रहेगी तब जाके वो हेल्प। अगर सपोज कुछ लोगों की, स्पेशली लड़कियों में कभी कभी होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस वक्त आपको खुद को सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी फैमिली ना दे तो अपने आप को सपोर्ट करो कि भाई मैं खुद कमा के खुद कर लूँगी, बट एटलीस्ट इस फील्ड में रहो ताकि आप फिर बाद में रिग्रेट ना हो। आज से 10 साल बाद ये ना सोचो कि मैं ये कर सकता था या कर सकती थी। बी इन दिस फील्ड वॉट एवर इट इज़। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक मैसेज कन्वे किया है शीता ने कि भाई बी इन दिस फील्ड, लगे रहो। एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात एक की है कहीं ना कहीं। और एज ए नॉर्मली आपको जो डिवाइस मिला है, लड़कियां काफ़ी कम जाती है इस फील्ड के अंदर, आई थिंक सो वी विल बी सीइंग हर इन अ यूनिफॉर्म, जो कहते हैं कहीं ना कहीं देखेंगे इनको यूनिफॉर्म में। एक और सवाल जो कहते हैं, काफ़ी लोग जो कहते हैं जॉब करते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रहता है सर जॉब के साथ हो जाएगा, जॉब के साथ नहीं है, तो जॉब के साथ ये प्रिपरेशन हो सकती है? आपका क्या मानना है, व्हाट यू थिंक? सर आई बिलीव हो सकती है, हो सकती है। क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको क्या है कि अगर वो छोड़ देंगे ना, आई बिलीव छोड़ना, जॉब रेजिग्नेशन इज़ अ वर्स्ट आइडिया, क्योंकि फिर वो प्रेशर बढ़ता है कि पहले आप अर्निंग करते थे फिर छूट गया। अगर आप चाहो तो भले आपको 2 घंटे मिल रहे, वैसे भी आप लाइब्रेरी में जाओगे ना तभी इफेक्टिव पढ़ाई तो 6 घंटे ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इससे अच्छा कि आप वीकेंड को कवर करो, वीकेंड में पढ़ो, वीकेंड में करो कि अच्छा मैं वीकेंड में सब छोड़ के पढ़ाई कर लूँगा। तो जॉब करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर रेजिग्नेशन इज नॉट। जॉब के साथ यानी पढ़ाई हो सकती है। जो भी जॉब कर रहा है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जॉब के साथ कहीं ना कहीं ये पढ़ाई हो सकती है। इन्होंने अभी एक पॉइंट भी हाईलाइट किया कि लाइब्रेरी, और एक दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया इफेक्टिव 6 घंटे। पता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है या जीपीएससी क्लास 1 2 की तैयारी करता है तो एक मिथ होता है कि भाई 12 घंटे चाहिए, 14 घंटे चाहिए, 15 घंटे चाहिए। क्या 12-14 घंटे चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए? नहीं सर, आई बिलीव इनफैक्ट कितना भी आप पूरे दिन लाइब्रेरी रहो ना तो इफेक्टिव 6 घंटे पढ़ाई होती है। और वो भी क्या होता है कि आप मैं खुद ऐसी इंसान हूँ, मुझे ऐसे बुक्स बैठ के पढ़ना नहीं अच्छा लगता।
मेरे को एक टॉपिक दो, मैं सारा डिस्कशन करके सब तैयार करके दे सकती हूँ। खुद अकेले पढ़ाई करने में कि मैं नहीं कर सकती कि मुझे बुक्स लेके बैठे रहो बस ऐसे कि लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो, वो मेरे से तो नहीं होता है। तो यानी इफेक्टिव 6-7 घंटे भी अगर अच्छे वाले हैं, पर हाँ, 6-7 घंटे तो भी एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक किया जा सकता है, जीता जाता है। एग्जाम्पल है अपने पास जो कहते हैं कोई 12-14 घंटे नहीं पढ़ोगे तो भी ये चीज़ चलेगी। लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस, आपका क्या मन है, लाइब्रेरी कितनी हेल्पफुल रहती है प्रिपरेशन के दौरान? लाइब्रेरी में आप घर पे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मतलब हेड्स ऑफ टू दोज पीपल की जो घर पे पढ़ते हो। मेरे को तो घर से नहीं पढ़ा जाता क्योंकि कोई ना कोई आता रहेगा, कुछ ना कुछ मम्मी का कुछ आ जाएगा, मम्मी आके बात करेगी, कुछ भी कोई ना कोई एनवायरनमेंट आपका इफेक्ट, उससे कंपटीशन भी होती है। लाइब्रेरी में जाने से आप सब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है पर सब लोग वो देख के मन करेगा कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, सब वो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी जाना आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइब्रेरी जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और देखो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हार्ट एंड सोल होता है करंट अफेयर्स, मेरा मानना है, राइट? बिकॉज नॉर्मली बाकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट मोर और लेस कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में आते हैं, बट करंट अफेयर्स ऐसा इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर्स के ऊपर एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहिए या किस वे में उनको इम्बाइब करना चाहिए, क्या नोट्स मेकिंग इज़ नेसेसरी फॉर करंट अफेयर्स और नॉट? तो उस करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट पे अगर कुछ आप हाईलाइट कर पाओ तो। सर आई बिलीव करंट अफेयर्स हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं अपना तरीका बात करूं क्योंकि मुझे जो लगता है हर किसी, मेरे फ्रेंड्स डिफरेंट वे अप्रोच करते थे और मेरा अप्रोच डिफरेंट रहा है। मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ना मुझसे नहीं हुआ है, तो इट्स मीट कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे फिर। तो आई फील कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आप पर्टिकुलर कोई वेबसाइट रखो जो फॉलो कर पाओ, कि हर रोज़ आप वो उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मिस हुआ, क्योंकि फिर वो दिमाग में रहेगा कि मेरा एक करंट अफेयर्स चला गया। रिलीजियसली एक वेबसाइट रखो कि जिसको फॉलो कर पाओ और उसकी कंटिन्यूसली नोट्स चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि कंपाइलेशन मंथली, क्योंकि वो मंथली कंपाइलेशन में उसने कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा। जो आपका क्या होता है हर रोज़ का देखोगे ना, तो उससे क्या होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल मिल जाता है जो आपको मेंस में एडिशन होता है कि आपने ऐसे ही कोई भी इवेंट हुआ और मैंने देखा और मैंने उसको नोट कर लिया, वो चीज़ आपको कंपाइलेशन में नहीं मिलेगी। तो हर रोज़ करंट अफेयर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स इज मच इम्पॉर्टेंस। और मेरा मानना है न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन बिकॉज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब इस डिस्कशन को और आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन जो कहते हैं, क्या मैसेज है नए एस्पिरेंट्स के लिए, वेटरन्स के लिए, इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, या फिर इस कोई भी जो कहते हैं नॉर्मल मैसेज जो कहते हैं आप एस्पिरेंट को अगर देना चाहो तो? बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। यहाँ पे सब लोग अच्छा भी बोलेंगे आपके बारे में, बुरा भी बोलेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं आता है, बट आपको खुद पे यकीन रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि तुमको लगना चाहिए और खुद इंप्रूवमेंट देखो, खुद में देखना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा था, कल मैं आज ऐसा हूँ। तो खुद पे वर्क करो, लोगों की बातों को छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो। और सबसे ज़्यादा है कि वैल्यूएट करते रहो, कि अपने आंसर्स को सर को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ कि अच्छा मेरे में क्या गलती है। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ भी लेंगे, कुछ मॉडरेट भी लेंगे, कुछ सिर्फ आपकी हमेशा तारीफ करते रहेंगे कि अच्छा ये अच्छा है। बट आपको खुद को इवेल्यूएट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना कि मैं एग्जाम के दिन लिख पाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एग्जाम में वो 6 पेपर्स होते हैं कंटिन्यूसली, आपको हर पेपर में सेम आउटपुट देना है। भले पहला पेपर खराब गया है, उस पर 6 पे असर नहीं होनी चाहिए कि आपका फर्स्ट खराब गया है कोई बात नहीं, मैं उस पर कंपेंसेट कर दूंगा उस हिसाब से। यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई अगर आप फर्स्ट पेपर भी अगर खराब जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट लास्ट तक नहीं आना चाहिए। अगर ये प्रीलिम्स में भी पहले 5 क्वेश्चन देख के आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो पर उसका पूरा एज अ पेपर पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यही एग्जामिनेशन की खासियत है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं जज कर रहा है। अगर पहले 5 में लड़खड़ा रहे हो तो लास्ट तक लड़खड़ाना नहीं है। ठीक है, लगे रहो, टिके रहो और कॉन्फिडेंटली बने रहो, ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू श्रीता। सर, थैंक यू सर।